अब जब आपने सिस्टम लेवल क्लटर को साफ करने, पीसीआई ट्रांसफर बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करने, सीपीयू लॉन्च ओवरहेड्स को ट्रिम करने और जीपीयू को काम एफिशिएंटली स्ट्रीम करने के लिए एनसाइट सिस्टम्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो आप कूडा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अल्टीमेट फ्रंटियर पर पहुंच गए हैं। आपका जीपीयू अब काम के लिए तरस नहीं रहा है। एनसिस में इसके एग्जीक्यूशन ट्रैक्स एक्टिविटी से पूरी तरह भरे हुए हैं। फिर भी जब आप वॉल क्लॉक एग्जीक्यूशन टाइम को देखते हैं तो एक ही कर्नेल अभी भी उससे ज्यादा समय ले रहा है जितना आपके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसे लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका जवाब देने के लिए हमें ब्रॉड सिस्टम टाइमलाइंस को एक तरफ रखना होगा और एक फाइन ग्रेन डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करना होगा। हमें स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एसएम्स के अंदर क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत है, बिल्कुल इंडिविजुअल क्लॉक साइकिल्स, वार्प शेड्यूलर्स, रजिस्टर फाइल्स और कैश लाइंस तक। एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट एनसीयू में आपका स्वागत है। जहां एनसिस ने हमें हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक बर्ड्स आई व्यू दिया था, वहीं एनसीयू सीधे जीपीयू सिलिकॉन से जुड़े एक प्रिसिजन डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। ये हमें एक सिंगल कर्नेल लॉन्च को एग्जीक्यूशन मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एग्जामिन करने की अनुमति देता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि एनसीयू हार्डवेयर मैट्रिक्स कैसे कलेक्ट करता है, लिनक्स टर्मिनल से सीधे एनसीयू को कैसे रन और फिल्टर करना है, वार्प स्टॉल स्टैटिस्टिक्स और मेमोरी वर्कलोड मैट्रिक्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, और एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को पिनपॉइंट करने के लिए इन माइक्रो आर्किटेक्चरल क्लूज का इस्तेमाल कैसे करना है। सेक्शन ब्रेक। एनसीयू सिलिकॉन को कैसे इंटेरोगेट करता है, कर्नेल रिप्ले और परफॉर्मेंस काउंटर्स। जब आप एनसिस रन करते हैं तो प्रोफाइलर बैकग्राउंड में मिनिमल ओवरहेड के साथ लाइटवेट इवेंट ट्रेसिंग का इस्तेमाल करके चुपचाप काम करता रहता है, जो अक्सर 5% से कम होता है। हालांकि एनसीयू काफ़ी अलग तरीके से काम करता है। अगर आप एनसीयू के तहत एक कर्नेल रन करते हैं और नोटिस करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन 10x या 100x धीमी हो गई है, तो पैनिक मत होइए। ये स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एनसीयू डीप हार्डवेयर मैट्रिक्स को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है। हर मॉडर्न एनवीडिया जीपीयू के अंदर, जैसे कि एम्पियर हॉपर या ब्लैकवेल आर्किटेक्चर्स, हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर में फिजिकल परफॉर्मेंस मॉनिटर यानी पीएम काउंटर्स होते हैं। ये काउंटर्स रियल टाइम में हार्डवेयर इवेंट्स को काउंट करते हैं, जैसे कि कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हुए, कितनी L1 कैशे लाइंस की रिक्वेस्ट की गई थी, वार्प्स ने मेमोरी रिस्पॉन्स का इंतजार करने में कितने क्लॉक साइकिल्स बिताए, और इसी तरह। यह डायग्राम एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट का यूज करके एक टारगेट जीपीयू कर्नेल के मल्टीपास प्रोफाइलिंग वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह प्रोसेस कर्नेल को 3 डिस्टिंक्ट एनालिसिस पासेज में एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट पास स्पीड ऑफ लाइट मैट्रिक्स और कंप्यूट काउंटर्स पर फोकस करता है। सेकंड वार्प स्टेट्स और इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करता है, और थर्ड मेमोरी और L2 कैश पाइपलाइंस को मॉनिटर करता है। फाइनली इन पासेज से कलेक्ट किया गया डेटा एक सिंगल एग्रीगेटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कंपाइल किया जाता है। क्योंकि एक जीपीयू के पास इन पीएम काउंटर्स के लिए एलोकेटेड फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स की संख्या लिमिटेड होती है, इसलिए ये एक ही पास में एक साथ हर मीट्रिक को कैप्चर नहीं कर सकता है। आपको एक कंप्लीट पिक्चर देने के लिए एनसीयू कर्नल रिप्ले का इस्तेमाल करता है। ये आपके चुने हुए कर्नल के एग्जैक्ट लॉन्च पैरामीटर्स, जैसे कि ग्रिड साइज, ब्लॉक साइज, डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी और आर्गुमेंट पॉइंटर्स को ट्रैप कर लेता है। यह कर्नल स्टेट को रीसेट करता है और कर्नल को सीरियल में कई बार एग्जीक्यूट करता है, जिससे हर पास पर हार्डवेयर काउंटर्स का एक अलग सबसेट कैप्चर होता है। यह इन पासेज को एक सिंगल डिटेल्ड प्रोफाइल रिपोर्ट में एग्रीगेट करता है। इस रिप्ले मैकेनिज्म का मतलब है कि प्रोफाइलिंग के दौरान आपका कर्नल डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। अगर आपका कर्नल मेमोरी को इन प्लेस मॉडिफाई करता है, उदाहरण के लिए इन सीटू में एक एरे को अपडेट करना, तो एनसीयू रिप्ले पासेज के बीच अफेक्टेड मेमोरी रेंजेस को ऑटोमेटिकली सेव और रिस्टोर कर देता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पास 2 और पास 3 को बिल्कुल वैसा ही इनपुट डेटा दिखे जैसा पास 1 को दिखा था। सेक्शन ब्रेक। उबंटू कमांड लाइन से एनसीयू को एग्जीक्यूट करना। एनएसएस की ही तरह एनसीयू एक कंप्लीट कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI प्रोवाइड करता है, जो रिमोट सर्वर एनवायरमेंट्स, ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI पाइपलाइंस या क्विक टर्मिनल डीबगिंग के लिए बिल्कुल सही है। ###1.basic प्रोफाइलिंग इन्वोकेशन। एक टारगेट एप्लीकेशन बाइनरी को प्रोफाइल करने का सबसे आसान तरीका इसे एनसीयू के साथ रैप करना है। यह कमांड एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट का यूज करके एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन को प्रोफाइल करती है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एक फाइल में सेव करती है।
ये ऑटोरेटेड आपकी बाइनरी को रन करता है, हर लॉन्च किए गए कर्नल के लिए मैट्रिक्स सेक्शंस का एक डिफ़ॉल्ट सेट कैप्चर करता है और रिजल्ट्स को मैट्रिक्स रिपोर्ट डॉट एनसीयू रे पर राइट करता है। हालांकि रियल एप्लीकेशंस में हर सिंगल कर्नल लॉन्च को प्रोफाइल करना, खासकर यूटिलिटी कर्नल्स या डायनेमिक एलोकेशंस को बहुत बड़ी पोर्ट फाइल्स क्रिएट करता है और इसमें काफ़ी समय लगता है। आप आमतौर पर स्पेसिफिक कर्नल्स को ही टारगेट करना चाहेंगे। टारगेटिंग स्पेसिफिक कर्नेल्स विद फिल्टर्स। आप फिल्टर कर सकते हैं कि किस कर्नेल को प्रोफाइल करना है, डैश डैश कर्नेल नेम फ्लैग का यूज करके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है, और प्रोफाइलिंग लॉन्चेस के नंबर को लिमिट कर सकते हैं डैश डैश लॉन्च काउंट का यूज करके। यह कमांड एक सिंगल लॉन्च इंस्टेंस के लिए सभी रनिंग प्रोसेस में एक स्पेसिफिक जीपीयू कर्नल को प्रोफाइल करती है और कलेक्टेड परफॉर्मेंस डेटा को एक रिपोर्ट फाइल में सेव करती है। डैश डैश कर्नेल नेम रिजिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर्नेल, ये एनसीयू को बाकी सभी कर्नेल्स को इग्नोर करने और केवल इस सबस्ट्रिंग या रिजिक्स पैटर्न से मैच होने वाले लॉन्चेस को प्रोफाइल करने के लिए कहता है। डैश डैश लॉन्च काउंट 1, यह केवल पहले मैच को प्रोफाइल करता है। ये एनसीयू को उस कर्नेल को दोबारा प्रोफाइल करने से रोकता है जो किसी आउटर ट्रेनिंग या इन्फ्रेंस लूप के अंदर हजारों बार रन होता है। सिलेक्टिंग मैट्रिक्स सेट्स, एनसीयू अपने हंड्रेड्स ऑफ हार्डवेयर काउंटर्स को लॉजिकल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है जिन्हें मैट्रिक्स सेट्स या सेक्शंस कहा जाता है। आप डैश डैश सेट फ्लैग का यूज करके डिटेल लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। डैश डैश सेट बेसिक, ये हाई लेवल स्पीड ऑफ लाइट, एसओएल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ऑक्यूपेंसी नंबर्स को कैप्चर करता है। वेरी फास्ट पास ओवरहेड। डैश डैश डिटेल्ड, ये इंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिक्स वार्प स्टेट स्टॉल्स और डिटेल मेमोरी वर्कलोड ब्रेकडाउन्स को ऐड करता है। जनरल ऑप्टिमाइजेशन के लिए यह स्वीट स्पॉट है। डैश डैश सेट फुल, ये अवेलेबल हर मैट्रिक्स सेक्शन को कैप्चर करता है जिसमें रॉ रजिस्टर यूसेज इंस्ट्रक्शन, पाइप थ्रूपुट और मेमोरी चार्ट डायग्राम्स शामिल हैं। यह कमांड एक एप्लीकेशन बाइनरी के अंदर एक टारगेटेड जीपीयू कर्नल के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट कलेक्ट करती है और डिटेल्ड रिजल्ट्स को एक फाइल में लिखती है। हैश 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 फॉर क्वेरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक रॉ मैट्रिक्स। कभी कभी आप एक फुल ग्राफिकल रिपोर्ट फाइल नहीं चाहते हैं, इसके बजाय आप स्क्रिप्ट ऑटोमेशन या क्विक चेक्स के लिए सीधे स्टैंडर्ड आउटपुट पर स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह सकते हैं। फर्स्ट, आप डैश डैश क्वेरी मैट्रिक्स का यूज करके अपने जीपीयू आर्किटेक्चर द्वारा सपोर्टेड सभी हार्डवेयर मैट्रिक्स को लिस्ट कर सकते हैं। यह कमांड सभी अवेलेबल मैट्रिक्स के लिए प्रोफाइलिंग टूल को क्वेरी करती है और लिस्ट को फिल्टर करके केवल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर थ्रूपुट से रिलेटेड मैट्रिक्स को दिखाती है। एक बार जब आप उन एग्जैक्ट मैट्रिक कीज को जान जाते हैं जिनकी आपको परवाह है, तो उन्हें डैश डैश मैट्रिक्स फ्लैग के जरिए पास करें। यह कमांड स्पेसिफिक मैट्रिक्स को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक जीपीयू कर्नल को प्रोफाइल करती है जिसमें एवरेज मल्टीप्रोसेसर थ्रूपुट, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम और अचीव्ड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज शामिल है। इस कमांड से एक एग्जाम्पल टर्मिनल आउटपुट कुछ इस तरह दिखता है। यह टेक्स्ट एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल के लिए प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स डिक्स डिस्प्ले करता है जो इसका एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन, अचीव्ड मल्टीप्रोसेसर ऑक्यूपेंसी और पीक हार्डवेयर परफॉर्मेंस के रिलेटिव ओवरऑल थ्रूपुट एफिशिएंसी दिखाता है। यहाँ एनसीयू ने ड्यूरेशन 412.35 माइक्रोसेकंड्स, अचीव्ड ऑक्यूपेंसी 74.20% और एसएम एक्टिव कंप्यूट थ्रूपुट परसेंटेज 88.54% को सीधे कंसोल पर प्रिंट किया। सेक्शन ब्रेक, प्राइमरी एनसीयू मैट्रिक्स सेक्शंस को डीकंस्ट्रक्ट करना। जब आप डबल डैश से डिटेल्ड का यूज करके एक टेक्सटुअल टर्मिनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं या एनसाइट कंप्यूट जीयूआई में एक .ncu रेप फाइल ओपन करते हैं, तो आउटपुट कोर मैट्रिक्स सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। चलिए सीखते हैं कि हर सेक्शन को कैसे रीड करना है और यह समझना है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर हमें क्या बता रहा है। यह डायग्राम एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल द्वारा एनालाइज की जाने वाली प्राइमरी परफॉर्मेंस मैट्रिक कैटेगरीज को आउटलाइन करता है, जिसमें कंप्यूट और मेमोरी यूटिलाइजेशन को कंपेयर करना, थ्योरेटिकल वर्सेस अचीव्ड जीपीयू ऑक्यूपेंसी को इवैल्यूएट करना, एग्जीक्यूशन स्टॉल्स के कारणों को आइडेंटिफाई करना और मेमोरी एक्सेस एफिशिएंसी को एनालाइज करना शामिल है। सेक्शन 1, स्पीड ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। स्पीड ऑफ लाइट सेक्शन आपको एक क्विक स्नैपशॉट देता है कि आपका कर्नेल फिजिकल हार्डवेयर की मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट्स के कितना क्लोज है। यह टेक्स्ट एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोफाइल से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिस्प्ले करता है
जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को एनालाइज करने के लिए क्लॉक स्पीड्स और एग्जीक्यूशन टाइम के साथ कंप्यूट और मेमोरी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी दिखाता है। इसे कैसे इंटरप्रेट करें? कंप्यूट एसएम थ्रूपुट, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कंप्यूट पाइप यूटिलाइजेशन का परसेंटेज एएल यूज FP32, FP64 और टेंसर कोर्स। मेमोरी थ्रूपुट, पूरे मेमोरी सबसिस्टम L1, L2 और DRAAM में यूटिलाइज्ड मैक्सिमम थ्योरेटिकल मेमोरी बैंडविड्थ का परसेंटेज। की टेक अवे, अगर कंप्यूट थ्रूपुट हाई है, फॉर एग्जाम्पल 80% से ज़्यादा, और मेमोरी थ्रूपुट लो है, तो आपका कर्नेल कंप्यूट बाउंड है। आपका ऑप्टिमाइजेशन गोल इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी लूप्स को अनरोल करने, फास्ट मैथ इंट्रिंसिक्स यूज करने या टेंसर कोर्स का फायदा उठाने पर फोकस होना चाहिए। अगर मेमोरी थ्रूपुट हाई है, फॉर एग्जाम्पल 80% से ज़्यादा, और कंप्यूट थ्रूपुट लो है, तो आपका कर्नेल मेमोरी बाउंड है। आपका गोल शेयर्ड मेमोरी में डेटा रीयूज, कैश लोकेलिटी और मेमोरी एक्सेस कोलेसिंग को इंप्रूव करने पर शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन 2, ऑक्यूपेंसी और हार्डवेयर रिसोर्स लिमिट्स। ऑक्यूपेंसी को उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए मैक्सिमम सपोर्टेड वार्प्स पर एसएम के कंपैरिजन में एक्टिव वार्प्स पर एसएम के रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 23 वार्प एग्जीक्यूशन और ऑक्यूपेंसी से वार्प शेड्यूलिंग में हमारे डीप डाइव्स को रिकॉल करें। एक एसएम को रन करने के लिए रेडी मल्टीपल एक्टिव वार्प्स की ज़रूरत होती है, ताकि जब भी कोई एक वार्प मेमोरी लेटेंसी स्टॉल को हिट करे तो वार्प शेड्यूलर तुरंत दूसरे वार्प पर स्विच कर सके। ये रिपोर्ट जीपीयू कर्नेल एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करती है, जिसमें लॉन्च स्टैटिस्टिक्स और ऑक्यूपेंसी को एनालाइज किया गया है। ये पर ब्लॉक रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डिटेल में बताती है, जिसमें रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन शामिल हैं, और थ्योरेटिकल ऑक्यूपेंसी को अचीव्ड ऑक्यूपेंसी के साथ कंपेयर करती है, जिससे यह पता चलता है कि रजिस्टर यूसेज ही परफॉर्मेंस के लिए प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर है। एनसीयू साफ तौर पर उस हार्डवेयर लिमिट को दिखाता है जो आपके कर्नेल को 100% ऑक्यूपेंसी तक पहुंचने से रोकती है। लिमिटिंग फैक्टर रजिस्टर्स, हर थ्रेड को बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर रजिस्टर फाइल, जो आमतौर पर 64 के 32 बिट रजिस्टर्स पर एसएम होती है, वो इससे पहले ही खत्म हो गई कि एसएम और ज़्यादा थ्रेड ब्लॉक्स को फिट कर पाता। लिमिटिंग फैक्टर शेयर्ड मेमोरी, हर थ्रेड ब्लॉक के लिए एलोकेट की गई स्टैटिक या डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी की मात्रा इस बात को लिमिट करती है कि एक एसएम पर एक साथ कितने ब्लॉक्स रह सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर ब्लॉक साइज या ग्रिड आर्किटेक्चर, आपके सिलेक्ट किए गए थ्रेड ब्लॉक डायमेंशंस, जैसे कि 64 थ्रेड्स पर ब्लॉक, हार्डवेयर वार्प स्लॉट्स को एफिशिएंटली भरने के लिए बहुत छोटे हैं। वार्निंग, हाई ऑक्यूपेंसी का मतलब ऑटोमेटिकली हाई परफॉर्मेंस नहीं होता है। 100% ऑक्यूपेंसी अनकोएलेस्ड मेमोरी एक्सेस के साथ फिर भी स्लो ही चलेगी। ऑक्यूपेंसी बस ये मेजर करती है कि हार्डवेयर शेड्यूलर के पास स्टॉल साइकिल्स को छिपाने के लिए कितना पोटेंशियल लेटेंट वर्क अवेलेबल है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 3 वार्प स्टेट स्टैटिस्टिक्स और स्टॉल रीजन्स। यह सेक्शन अक्सर एनसीयू रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा खुलासा करने वाला हिस्सा होता है। हर क्लॉक साइकिल पर एक एसएम वार्प शेड्यूलर चेक करता है कि क्या कोई वार्प अपना अगला इंस्ट्रक्शन इश्यू करने के लिए रेडी है। अगर कोई वार्प एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो एनसीयू एग्जेक्ट हार्डवेयर स्टॉल रीजन को लॉक करता है। यह रिपोर्ट वार्प एग्जीक्यूशन स्टेट्स पर फोकस्ड जीपीयू प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स की डिटेल्स देती है। यह हर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन और इश्यूएंस में स्पेंड होने वाले एवरेज क्लॉक साइकिल्स को दिखाती है और हार्डवेयर डिलेज के प्राइमरी कॉजेस को ब्रेक डाउन करती है, जैसे कि मेमोरी डिपेंडेंसी वेट्स और अरिथमेटिक पाइपलाइन कंजेशन, ताकि डेवलपर्स पैरेलल कंप्यूटिंग वर्कलोड्स में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए आसान भाषा में समझते हैं एनसीयू द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले प्राइमरी स्टॉल इंडिकेटर्स को। स्टॉल लॉन्ग स्कोरबोर्ड, इसका क्या मतलब है? वार्प्स हाई लेटेंसी मेमोरी ऑपरेशन से डेटा का इंतजार करते हुए फ्रीज हो गए हैं, खासतौर पर ग्लोबल डिवाइस मेमोरी, डीरैम या L2 कैश में रीड या राइट करने से। डायग्नोसिस, आपका कर्नेल मेमोरी बैंडविड्थ का इंतजार कर रहा है। रेमेडिएशन, मेमोरी कोएलिसिंग को बेहतर बनाएं, डेटा को रजिस्टर्स या शेयर्ड मेमोरी में प्रीफेच करें या एल्गोरिथम्स को रिस्ट्रक्चर करें ताकि हर लोडेड बाइट पर डेटा रीयूज को बढ़ाया जा सके। स्टॉल शॉर्ट स्कोरबोर्ड, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट लेटेंसी पाइपलाइन ऑपरेशंस, आमतौर पर शेयर्ड मेमोरी रीड्स या राइट्स या MIOO यानी मैट्रिक्स या इंस्ट्रक्शन आउटपुट ऑपरेशंस से मिलने वाले इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के लिए वार्प्स ब्लॉक होकर वेट कर रहे हैं। डायग्नोसिस यह है कि शायद आपके शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
या इंस्ट्रक्शन लेवल डेटा डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि किसी ऐसे वेरिएबल को रीड करना जिसे ठीक पिछली लाइन के कोड ने मॉडिफाई किया हो। रेमेडिएशन यह है कि बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी पैडिंग को फिक्स करें या लूप्स को अनरोल करें ताकि वेट करते समय इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो सकें। स्टॉल मैथ पाइप थ्रोटल, इसका मतलब यह है कि वॉर्प्स मैथ इंस्ट्रक्शंस जैसे FP32, FP64 या INT32 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट्स जैसे ALUs या FMA यूनिट्स पहले से ही 100% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। डायग्नोसिस यह है कि यह प्योर कंप्यूट सैचुरेशन है, आपका लॉजिक एग्जीक्यूशन यूनिट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। रेमेडिएशन यह है कि मैथमेटिकल सिंपलीफिकेशंस ढूंढें, हैवी ऑपरेशंस जैसे कि पाव या डिव को फास्ट इंट्रिंसिक्स जैसे कि अंडरस्कोर पाव एफ या रेसिप्रोकल से रिप्लेस करें या टेंसर कोर्स का यूज करें। स्टॉल वेट या बैरियर, इसका मतलब यह है कि वॉर्प्स एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स जैसे अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स या क्लस्टर लेवल बैरियर्स पर फंसे हुए हैं। डायग्नोसिस ये है कि ये एक ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस है। कुछ वॉर्प्स अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं और उसी ब्लॉक के स्लोअर वॉर्प्स के कंप्लीट होने का वेट करने में दर्जनों साइकिल्स स्पेंड करते हैं। रेमेडिएशन यह है कि एक ब्लॉक में थ्रेड्स के बीच वर्क इम्बैलेंस को कम से कम करें ताकि सभी वॉर्प्स एक साथ अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पर पहुंच सकें। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 4 मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस। मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस सेक्शन मेमोरी पाइपलाइन के हर स्टेप को ब्रेक डाउन करता है, जिससे यह पता चलता है कि डेटा ग्लोबल DRAM से नीचे L2, L1 और शेयर्ड मेमोरी के जरिए कैसे मूव करता है। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक GPU मेमोरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाता है। इसमें मेमोरी थ्रूपुट की एफिशिएंसी, कैशे हिट रेट्स, शेयर्ड मेमोरी एक्सेस में कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल मेमोरी रिट्रीवल पैटर्न्स की डिटेल्स दी गई हैं ताकि परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को डायग्नोस करने में मदद मिल सके। जब आप NCU में मेमोरी हेल्थ को इवैल्यूएट कर रहे हों तो 3 मेन मेट्रिक्स पर फोकस करें। मेट्रिक ए, ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट एफिशिएंसी कोअलेसिंग चेक। चैप्टर 24 मेमोरी कोअलेसिंग और ग्लोबल मेमोरी लेआउट्स में हमने सीखा था कि GPU मेमोरी कंट्रोलर्स 32 बाइट कैशे सेक्टर्स में डेटा फेच करते हैं। अगर एक वार्प में थ्रेड्स कॉन्टिगुअस एड्रेसेस को एक्सेस करते हैं तो सभी 32 थ्रेड्स को एक सिंगल 128 बाइट कैशे लाइन 4 सेक्टर्स से सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर NCU अनकोअलेस्ड लोड्स या स्टोर्स का हाई परसेंटेज दिखाता है या रिपोर्ट करता है कि सेक्टर्स रिक्वेस्टेड पर सेक्टर ट्रांसफर्ड कम है, उदाहरण के लिए 32 बाइट्स रिक्वेस्ट करना लेकिन हार्डवेयर को 128 बाइट्स ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करना, तो आपके थ्रेड्स लार्ज स्ट्राइड्स या रैंडम स्कैटर या गैदर पैटर्न्स के साथ मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। मेट्रिक बी, शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स। शेयर्ड मेमोरी 32 फिजिकल मेमोरी बैंक्स में डिवाइडेड होती है जो 4 बाइट्स वाइड पर बैंक होती है। अगर एक वार्प में मल्टीपल थ्रेड्स अलग अलग एड्रेसेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो सेम फिजिकल बैंक में मैप होते हैं, तो हार्डवेयर को एक्सेस को सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन पासेज में सीरियलाइज करना होगा। NCU इस मेट्रिक को डायरेक्टली शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स, लोड या स्टोर के रूप में रिपोर्ट करता है। अगर यह काउंटर बढ़ा हुआ है तो आप स्टॉल शॉर्ट स्कोरबोर्ड साइकिल्स में भी एक मैचिंग स्पाइक देखेंगे। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन, स्टडी डिबगिंग इन अनकोअलेस्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ये देखने के लिए कि NCU कैसे रियल वर्ल्ड हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशंस को गाइड करता है, आइए एक कंक्रीट डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप समझें। एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर्नल के बेसलाइन नाइव C++ कूडा इंप्लीमेंटेशन पर विचार करें। O of y टाइम्स w x इक्वल टू I of x टाइम्स h प्लस y। बेसलाइन इंप्लीमेंटेशन नाइव ट्रांसपोज। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोड एक बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन कर्नल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पैरेलल थ्रेड्स को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स पर मैप करता है ताकि इनपुट मैट्रिक्स से एलिमेंट्स को रीड किया जा सके और उन्हें आउटपुट मैट्रिक्स में एक ट्रांसपोज लोकेशन पर राइट किया जा सके। हालांकि सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए मेमोरी रीड्स को एफिशिएंटली ग्रुप किया जाता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग राइट्स नॉन सीक्वेंशियल और स्ट्राइडेड होते हैं जो पैरेलल कंप्यूटिंग में एक कॉमन मेमोरी बॉटलनेक को हाईलाइट करते हैं। आइए इस कोड को कंपाइल करें और कमांड लाइन से एक टारगेट NCU प्रोफाइलिंग रन चलाएं। यह कमांड लाइन सीक्वेंस स्पेसिफिक GPU आर्किटेक्चर के लिए हाई ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन के लिए एक कूडा सोर्स फाइल को NVIDIA कंपाइलर से कंपाइल करता है और फिर एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए
इनसाइट कंप्यूट टूल की मदद से रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल के ट्रांसपोज कर्नल को प्रोफाइल करता है। एनालाइजिंग बेसलाइन एनसीयू रिपोर्ट मैट्रिक्स। जब हम जनरेटेड टर्मिनल आउटपुट को इंस्पेक्ट करते हैं या नाइव एनसीयू रिपोर्ट डॉट एनसीयू रेप को ओपन करते हैं तो एनसीयू कई परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को हाईलाइट करता है। यह प्रोफाइलर रिपोर्ट एक बेसिक जीपीयू कर्नल की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की डिटेल्स देती है। यह एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन को हाईलाइट करती है जिसमें लो कंप्यूट यूटिलाइजेशन के साथ हाई मेमोरी बैंडविड्थ यूसेज दिख रहा है। डेटा इंडिकेट करता है कि कर्नल मेमोरी बाउंड है और ग्लोबल मेमोरी ऑपरेशंस के कंप्लीट होने का वेट करते समय वार्प एग्जीक्यूशन अक्सर स्टॉल हो जाता है। चलिए एनालाइज करते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं। पहला डी रैम थ्रूपुट ATT 1.330% है, जबकि एसएम कंप्यूट सिर्फ 22.40% है। कर्नल हेविली मेमोरी बाउंड है। दूसरा ASP वार्प साइकिल्स स्टॉल्ड लॉन्ग स्कोरबोर्ड रेशियो 7.40 साइकिल्स है एवरेज। वार्प इश्यू लेटेंसी में से वार्प्स अपना 75% प्लस टाइम मेमोरी स्टोर्स या लोड्स के L2 या डी रैम इंटरफेस के थ्रू फ्लश होने का वेट करने में फ्रोजन बिताते हैं। तीसरा राइट सेक्टर्स AL1 टेक्स OPST सम इक्वल टू 2,388,608 सेक्टर्स है। उस राइट सेक्टर काउंट पर ध्यान दीजिए। फ्लोट के 2048 बाय 2048 मैट्रिक्स के लिए जिसमें हर एलिमेंट 4 बाइट्स का है, एरे में 4,194,304 एलिमेंट्स हैं जो टोटल 16 MB का डेटा है। एक आइडियल कोलेस्ड राइट पैटर्न में 32 बाइट कैश सेक्टर्स में डिवाइड किए गए 16 मेगाबाइट्स डेटा को एग्जैक्टली 524,288 सेक्टर्स लेने चाहिए थे, लेकिन हमारे नाइव कोड की वजह से 8,388,608 सेक्टर्स राइट हो गए, जो कि एक 16 टाइम्स मेमोरी एम्प्लीफिकेशन पेनल्टी है। डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर है, जहां y टाइम्स विड्थ प्लस x पर इनपुट रीड करना एक वार्प के थ्रेड्स में कोलेज था, वहीं x टाइम्स हाइट प्लस y पर आउटपुट राइट करने की वजह से वार्प के हर एक सिंगल थ्रेड को बिल्कुल अलग 128 बाइट कैशे ब्लॉक में राइट करना पड़ा, जिससे L1 या L2 राइट पाइपलाइंस थ्रैश हो गई। सेक्शन ब्रेक अप्लाइंग शेयर्ड मेमोरी कोलेसिंग टाइल पैडिंग। इस अनकोलेस्ड राइट बॉटलनेक को फिक्स करने के लिए हम एक क्लासिक कूडा पैटर्न अप्लाई करते हैं। डेटा को शेयर्ड मेमोरी के एक 2D ब्लॉक में कोलेस्ड लोड करें, ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करें और फिर डेटा को एक कोलेस्ड लेआउट में ग्लोबल मेमोरी में राइट करें। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए हम अपने टाइल डिक्लेरेशन में एक पैडिंग कॉलम ऐड करते हैं, शेयर्ड फ्लोट टाइल ऑफ साइज टाइल डिम बाय टाइल डिम +1। यह पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोग्राम दिखाता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन कैसे परफॉर्म करना है। यह मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग के साथ शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है और साथ ही ऑपरेशन के रीड और राइट दोनों फेजेस के दौरान एफिशिएंट कोलेस्ड मेमोरी एक्सेस भी इंश्योर करता है। सेक्शन ब्रेक वेरिफिकेशन प्रोफाइलिंग रन विद NCU। यह शेल स्क्रिप्ट एम्पियर आर्किटेक्चर ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ NVIDIA कंपाइलर का यूज करके एक ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन के लिए एक कूडा सोर्स फाइल को कंपाइल करती है। इसके बाद ये कंपाइल्ड एप्लीकेशन को NVIDIA इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर के थ्रू रन करती है ताकि कोएलिस्ट ट्रांसपोज GPU कर्नेल पर स्पेसिफिकली फोकस करने वाली एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट की जा सके। चलिए इसके रिजल्टिंग कंपेरेटिव NCU परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखते हैं। यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट NVIDIA के प्रोफाइलिंग टूल का यूज करके एक ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल के लिए प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स डिस्प्ले करती है। यह की हार्डवेयर यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करती है, जिसमें कर्नेल एग्जीक्यूशन टाइम, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर थ्रूपुट और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी शामिल हैं, और साथ ही ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए वार्प शेड्यूलिंग स्टॉल्स और मेमोरी कैशे कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स को भी मॉनिटर करती है। देखिए कि माइक्रो आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स कैसे बदल गए। एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन 845.20 माइक्रोसेकंड से घटकर 112.10 माइक्रोसेकंड्स पर आ गया, जो कि 7.5 टाइम्स वॉल क्लॉक स्पीड अप है। मेमोरी एम्प्लीफिकेशन फिक्स हो गया। राइट सेक्टर्स 8,388,608 से घटकर थियोरिटिकल मिनिमम 524,288 सेक्टर्स पर आ गए। लॉन्ग स्कोरबोर्ड स्टॉल्स क्लियर हो गए। मेमोरी स्टॉल्स 7.440 साइकिल्स से गिरकर सीधे 0.40 साइकिल्स पर आ गए। वार्प्स बिना मेमोरी राइट्स से ब्लॉक हुए
इंस्ट्रक्शंस इश्यू कर रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल जीरो कॉन्फ्लिक्ट्स पर हैं, जिससे यह वेरीफाई होता है कि हमारे टाइल DIM+1 पैडिंग ने शेयर्ड मेमोरी बैंक्स में स्ट्राइड कोलिजन्स को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक रेफरेंस गाइड टॉप NCU काउंटर्स टू वॉच। जैसे ही आप अपने खुद के CUDA C++ कर्नल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, इस क्विक मैट्रिक लुकअप टेबल को अपने डेवलपमेंट वर्कस्टेशन के पास रखें। आप NCU मैट्रिक नेम का यूज करके इनमें से किसी भी मैट्रिक को क्वेरी कर सकते हैं। यह टेबल NCU टूल में की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, वे क्या मेजर करते हैं और उनके टारगेट ऑप्टिमाइजेशन गोल्स को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, GPU $time_duration.sum कर्नेल के टोटल GPU एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन को मेजर करता है और इसका गोल टोटल रन टाइम ड्यूरेशन को मिनिमाइज करना है। सेकंड, SM_throughput.avg.pct_of_peak_score sustained_active overall SM एक्टिव कंप्यूट पाइपलाइन सैचुरेशन को मेजर करता है, जो कंप्यूट कर्नेल्स के लिए आइडियली हाई होना चाहिए, यानी 80% से ज्यादा। थर्ड, GPU double_throughput.avg.pct_of_peak_sustained_active DRAM फिजिकल मेमोरी बैंडविड्थ सैचुरेशन को मेजर करता है, जिसका M मेमोरी बाउंड कर्नेल्स के लिए 80% से ज्यादा होना है। फोर्थ, लॉन्च double_occupancy_achieved.pct एक्टिव वार्प्स का थियोरिटिकल मैक्सिमम SM कैपेसिटी से रेशियो मेजर करता है, जहां गोल इसे रजिस्टर और शेयर्ड मेमोरी यूसेज के साथ बैलेंस करना है। फिफ्थ, SMSP_warp_cycles_stalled_long_scoreboard.ratio उन साइकिल्स को मेजर करता है जो वार्प्स ग्लोबल मेमोरी जैसे कि DRAM या L2 पर वेट करने में स्पेंड करते हैं, जिसे कोलेसिंग और कैशिंग के जरिए मिनिमाइज किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, SMSP_warp_cycles_stalled_short_scoreboard.ratio उन साइकिल्स को मेजर करता है जो वार्प्स शेयर्ड मेमोरी या MIO पर वेट करने में स्पेंड करते हैं, जिसका M बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को फिक्स करके इसे मिनिमाइज करना है। सेवंथ, L1 text double_underscore T_pipe_mem_global_op_ld.sum total L1 ग्लोबल मेमोरी लोड सेक्टर्स रिक्वेस्टेड को मेजर करता है, जिसका गोल इसे थ्योरेटिकल बाइट्स डिवाइडेड बाई 32 के करीब लाना है। फाइनली, L1 text double_data_bank_conflicts_pipe_LSU.sum शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट काउंट को मेजर करता है, जिसे डेवलपर्स को पैडिंग का यूज करके 0 तक एलिमिनेट करने का M रखना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग माइक्रोमैट्रिक्स टू थ्योरेटिकल मॉडल्स। इन हार्डवेयर काउंटर्स को एनालाइज करके आप मॉडर्न GPU सिलिकॉन पर एक आइसोलेटेड CUDA कर्नल की हेल्थ को असेस कर सकते हैं। आप रजिस्टर स्पिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अनकॉलेस्ड मेमोरी एक्सेस पेनल्टीज को मेजर कर सकते हैं और यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई कर्नल मेमोरी लेटेंसी या कंप्यूट थ्रूपुट से बाउंड है या नहीं। हालांकि आइसोलेटेड मैट्रिक्स एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि हमें उस एब्सोल्यूट मैक्सिमम परफॉर्मेंस सीलिंग का कैसे पता चले जो हमारा कर्नल किसी स्पेसिफिक GPU आर्किटेक्चर पर कभी भी अचीव कर सकता है। अगर NCU हमें बताता है कि हमारा मैट्रिक्स ऑपरेशन 450 गीगाबाइट्स पर सेकंड की DRAM मेमोरी को रीड करते हुए 5.2 टाइम्स 10⁻11 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड फ्लॉप्स पर सेकंड अचीव करता है, तो क्या यह अच्छा है? क्या यह इससे दोगुना तेज चल सकता है, या हम पहले से ही अपने GPU के मेमोरी बस कंप्यूट पाइपलाइंस के लिए फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को हिट कर रहे हैं? उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपने कंप्यूट थ्रूपुट नंबर्स और मेमोरी बैंडविड्थ काउंटर्स को एक सिंगल यूनिफाइड परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क में कंबाइन करना होगा। अरिथमेटिक इंटेंसिटी फ्लॉप्स पर बाइट। सेक्शन 31.5 इंटरप्रेटिंग रूफलाइन एनालिसिस मैट्रिक्स टू गाइड कर्नल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हम एनसाइट कंप्यूट से एक्सट्रैक्ट किए गए हार्डवेयर मैट्रिक्स लेंगे, एक रूफलाइन मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो GPU कर्नल परफॉर्मेंस को थियोरेटिकल हार्डवेयर लिमिट्स के अगेंस्ट मैप करने के लिए अल्टीमेट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है।